नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। और इस बार एसएफए जीडी 2025 में सिलेक्शन लेकर अपने माता पिता और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। दोस्तों याद रखना, इसमें मैंने 80 प्रश्न रखे हैं आप सभी के लिए। टोटल 80 क्वेश्चन है, 20 हिंदी के हैं, जीएस, मैथ और रीजनिंग। तो सबसे पहले याद रखना, एग्जाम में भी ऐसा ही करना है। हिंदी सबसे पहले, उसके बाद जीएस करनी है, फिर रीजनिंग और फिर उसके बाद मैथ। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी पढ़ेंगे। ध्यान से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना है एग्जाम की तरह। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है मंतव्य, मंतव्य और ये मंतव्य और मंतव्य। तो साथियों ध्यान रखना है, जो मंतव्य वर्ड है ये हमारा ये वाला सही है, जिसके ऊपर बिंदी है। मंतव्य इस प्रकार से लिखते हैं, याद रखिए इस बात को। पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो साथियों मुहावरे का नाम है लंगोटी में फाग खेलना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है साथियों, लड़के को तैयार करना, काम खराब कर देना, दरिद्रता में आनंद लूटना या फिर दुख सहते जाना। तो साथियों लंगोटी में फाग खेलने का मतलब है कि दरिद्रता यानी गरीबी में आनंद लूटना। दरिद्रता में आनंद लूटना इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है फिर कि बरसात के 4 महीने, बरसात के 4 महीनों को एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो आपको इसका आंसर देना है चतुर्वर्ण्य, चतुर्वेदी, चातुर्मास्य, चतुर्थी। तो साथियों चातुर्मास्य, चातुर्मास्य कहते हैं कि बरसात के 4 महीने, तो चातुर्मास्य यानी कि 4 माहों के समूह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला है कूच कर जाना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कूच कर जाना, वापस आना, आक्रमण करना, हार मान लेना, मर जाना। तो साथियों कूच कर जाने इस मुहावरे का अर्थ है कि आक्रमण करना, किसी पर अटैक करना। ये कूच कर जाने मुहावरे का सही वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपने मेरे डॉट डॉट का उत्तर नहीं दिया, यहाँ पर खाली स्थान इसमें भरना है। देखिए पहले को मिला के देखते हैं। तो आपने मेरे बात का उत्तर नहीं दिया, ये मिल रहा है नहीं सर, तो ये नहीं होगा। आपने मेरे कविता, यहाँ पर मेरे वर्ड है ना, तो मेरे कविता ये भी गलत होगा। आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ये सही बनता है। लेकिन हमें जो लास्ट वाला बचा है डी, उसको भी चेक कर लेना चाहिए। तो आपने मेरे चिट्ठी, तो यहाँ पर मेरे तो होगा नहीं, तो क्या करना है? आपने मेरे पत्र का उत्तर दिया। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात करना है। तो देखिए जीतने की इच्छा, इसका मतलब क्या है? ये वाक्यांश है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऑप्शन है जुगुप्सा, जिगीसा, अभीप्सा, जिजीविसा। तो साथियों जीतने की इच्छा कहलाती है जिगीसा, याद रखिए इस बात को। मैं पूछूं जीने की इच्छा क्या कहते हैं? जो जीने की इच्छा जिजीविसा कहते हैं। और अभिलाषी जो होता है उसे अभिप्सा कहते हैं। और जुगुप्सा क्या कहते हैं? इसका आंसर आप दोगे कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और मैं आपसे बात करूं कि मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है, मुमुक्षा। ठीक है, याद रखिए इस बात को, मुमुक्षा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा। आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए संग्रहित, ऑप्शन बी संग्रहित और ये वाला आप इसमें देख लीजिए इनमें सही वर्ड कौन सा है। तो देखिए साथियों जो हमारा यहाँ पर संग्रहित लिखा है ये वर्ड हमारा एकदम करेक्ट है। इस प्रकार से संग्रहित लिखते हैं, याद रखना एक एक पॉइंट को, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे कि यहां पर आपके सामने मुहावरा है आंखें दिखाना। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? आंखें दिखाना यानी कि गुस्सा प्रकट करना। कोई व्यक्ति आंख दिखाता है यानी कि वो क्रोधित है, गुस्सा दिखा रहा है, इस बात को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि जो अपमान वर्ड है इसका विलोम क्या है? तो साथियों अपमान का विलोम आप जानते हैं सम्मान करना। अपमान करना उसका जो अपोजिट होता है
तो वो क्या है, सम्मान कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। यमुना बर्ड जो है, यमुना का जो सिनोनियम्स होता है पर्यायवाची, वो क्या है? तो साथियों यमुना बर्ड का क्या हुआ, इसका राइट आंसर हुआ कृष्णा। यमुना का पर्यायवाची कृष्णा होता है समानार्थी। और मैं बात करूं फिर जो अलकनंदा है, भागीरथी, देवश्री, ये सब जो है गंगा, गंगा के पर्यायवाची हैं, इनको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है नेक्स्ट। दूसरों के लिए अपने सुख को त्याग करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा सर? इसका राइट आंसर होगा आत्मा सर्व। यानी कि आत्मा को तृप्त करता है, जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं, तो आत्मार्थ इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? यानी कि रात्रि किस प्रकार से लिखते हैं? ये रात्रि तो गलत है हमारा पहला वाला, और ये भी गलत, ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन बी सही है, रात्रि से कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है जिज्ञासा। जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासा कहते हैं, और यही इसमें से करेक्ट है। और बाकी सब जिज्ञासा तो है लेकिन गलत लिखे हैं, बाकी के सब गलत है। कोई जिज्ञासा है, कोई जिज्ञासा, तो ऑप्शन भी हमारा राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो साथियों हाथी का जो स्त्रीलिंग होता है वो हथनी होता है, इसका राइट आंसर सी होगा, हथनी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है दोस्तों? तो त्रिभुवन, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहने वाला है द्विग समास। जो द्विग समास होता है, यानी कि कहने का अर्थ है जिसमें संख्या आती है, जैसे कि यहाँ पे त्रिभुवन है, यानी कि 3 भवनों का समूह त्रिभुवन कहलाएगा। अगर हम बात करें ऐसे कि मान लीजिए चौराहा, यहाँ पर जो पहला वर्ड है आपको दिख रहा है, यहाँ पर यानी कि 4 राहों का समूह जिसमें संख्या आए, तो संख्या में हमारा द्विग समास होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत मुहावरा है। यानी कि कार्य करने के बाद जांचते हैं, तो इसका राइट आंसर है पानी पीकर जाति पूछना। तो कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, इसका राइट आंसर एक मुहावरा है। अगला प्रश्न आपके सामने है। पानी पानी होने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना, इसका ऑप्शन भी हमारा सही है, पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना, इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। दम में दम आने का अर्थ क्या होता है? यानी कि दम में दम आना। तो साथियों जब दम में दम आती है यानी कि शांति मिलती है, शरीर को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, तो यानी कि दम में दम आना इस मुहावरे का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बधू उत्सव से शब्द कौन सा बनेगा? इसका सही आंसर दोस्तों बधू उत्सव, और इसमें हमारी दीर्घ संधि है, पहली वाली दीर्घ संधि हमारी इसमें है, बधू उत्सव इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। तो वस्तु कैसी होगी? वस्तु अमूल्य होगी, यानी कि जिसकी कोई कीमत नहीं, वो अमूल्य है। जिसका राइट आंसर हमारा ये होगा, जिसका मूल्य ना लगाया जा सके अमूल्य कहलाएगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण, इसका विलोम पूछ रहा है आपसे, तो करुण यानी कि बहुत ही बिल्कुल दयावान व्यक्ति है। अब इसका जो विलोम हमें करना है, तो निष्ठुर से इसका राइट आंसर होगा निष्ठुर व्यक्ति। कैसा? एकदम कंटस्थ व्यक्ति होगा, कड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लास्ट प्रश्न हिंदी का है। विहंग का पर्यायवाची क्या है? दोस्तों विहंग का मतलब होता है क्या सर? पक्षी। विहंग कहती है इस पक्षी को, तो हमारा राइट आंसर अब डी होगा। अगर हम बात करें दोस्तों बाण, बाण का जो पर्यायवाची होता है वो आपको कमेंट में बताना है, और इसका एक पर्यायवाची मरीची होता है, मरीची, याद रखिए इस बात को। पेड़ का वृक्ष होता है, तरु होता है, तरु, वृक्ष का क्या तरु कहते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। अब यहां से हम शुरू करेंगे, पहले रीजनिंग बाद में करेंगे, रीजनिंग बाद में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब जीएस करेंगे। ठीक है, तो यहां से शुरू करने वाले हैं हम जीएस को। देखिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? दोस्तों
तो सबसे पहली बात, आर्टिकल 5 यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 में संविधान में नागरिकता का प्रावधान है, याद रखिए इस बात को। भाग 2 में आते हैं, 5 से 11 भाग 2 में, ठीक है। चलिए अब हम पूरे प्रश्न का ही पोस्टमार्टम करते हैं। आर्टिकल 1 से 5 यानी कि अनुच्छेद 1 से 5 ये भाग 1 में आते हैं सर, भाग 1 में। अब बात करें इसकी पूरे की, तो 1 से 5 में क्या होता है, इसमें पहले आर्टिकल में ये राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ इसमें टोटल पूरे राज्यों का वर्णन आर्टिकल 1 से 5 में और भाग 1 में आते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, आर्टिकल 12 से 35। साथियों अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 हमारा लगता है, भाग 3, ठीक है। और इसी भाग में हम क्या कहते हैं, इनमें मौलिक अधिकार हैं। क्या है सर, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, आर्टिकल 36 से 51, इसका मतलब है डीपीएसपी, और ये भाग 4 में आते हैं दोस्तों, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि हिंदी बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं आर्टिकल भाग 4 में और आर्टिकल 36 से 51। आशा है कि चार ऑप्शन को समझ चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की परिषद में सीटों की आवंटन से संबंधित है? तो साथियों राज्य की यानी कि हमारे संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य की जितनी भी सीट वगैरह हैं उनका जो उल्लेख किसमें, हमारी चौथी अनुसूची में है। बात करते हैं साथियों छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची में हमारे 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य आते हैं, असम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, ये सब जो हमारे स्टेट हैं, इन सभी का वर्णन, इन सभी को इनमें सम्मिलित किया गया था, याद रखिए इस बात को। बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। बात करें 5वीं अनुसूची की दोस्तों, जो हमारी 5 जो शेड्यूल है, इसमें क्या है, जो अनुसूचित जनजाति होती है SC ST का उल्लेख इसमें 5वीं अनुसूची में SC ST का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी दोस्तों? तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग में होती है। आप देख सकते हैं फीमर कहाँ पर, जांग में है, और सबसे लंबी हड्डी हमारी शरीर की है। बात करें फिबुला, फिबुला आपको दिखाई देगी, ये हमारी टांग में होती है, ये वाली ग्रीन तरह की फिबुला है। बात करते हैं स्टेपीज, ये हड्डी जो है हमारे कान की हड्डी होती है, जो कि पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारी कौन सी है, स्टेपीज होती है। बात करें टीबिया की, तो टीबिया हमारी टांग की जो आप येलो दिख रही है, येलो कलर की, ये हमारी टीबिया हड्डी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार सेवा सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को मिलता है, यानी कि रक्षा करने, यानी कि हमारे समाज की रक्षा करने के लिए किस सेना भारती को क्या मिलता है, अशोक चक्र मिलता है, याद रखें इस बात को। अशोक चक्र उसे मिलता है जो रक्षा करता है, रक्षा कर्मियों को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? दोस्तों सेना का, यानी कि सेना का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर है परमवीर चक्र, जो है हमारी सेना का सबसे उपयुक्त और सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर जो है, जो कि नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में से ये निकलती है, एक पहाड़ी है नासिक में, ठीक है, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। इस पहाड़ी से जो हमारी गोदावरी नदी है वो निकलती है, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है दोस्तों, इस बात को भी नोट कीजिए। और इसी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं, और या फिर इसी को प्रायद्वीप भारत की सबसे हाईएस्ट रिवर कहते हैं, इसको भी याद रखिए। दोनों ही बात बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो साथियों द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो पुस्तक थी वो वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है, याद रखिए इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने करता हूं प्रस्तुत, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो साथियों ये हमारी पृथ्वी, इसके मध्य से जो गुजरती है उसको हम कहते हैं इक्वेटर, हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, याद रखिए इस बात को। मध्य से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं,
विषुवत रेखा भी कहते हैं या फिर अंग्रेजी में इक्वेटर भी कहते हैं। दोनों ही बात बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देते हैं आपके सामने। नेक्स्ट, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो साथियों जो किलिमंजारो जो माउंटेन है वो कहाँ पर है? वो तंजानिया कंट्री में है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। पूरे तंजा जो हमारा कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया, याद रखिए इस बात को, और उसका नाम है किलिमंजारो पर्वत। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स कौन है? तो ये वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण, और लगातार 2017 से यही बनती आ रही है। बात करें साथियों शिवराज सिंह चौहान की, ये पूर्व में अभी 2023 में ये मध्य प्रदेश के एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और इनको 2024 में कृषि मंत्री बनाया गया है। कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री, याद रखिए कृषि मंत्री इनको शिवराज सिंह चौहान को। बात करें नितिन गडकरी, इनको रेल मंत्री परिवहन मंत्री बनाया गया है नितिन गडकरी को। बात करते हैं साथियों नरेंद्र मोदी, इनके पास पेंशन मंत्रालय है और अंतरिक्ष मंत्रालय भी है और ऊर्जा विभाग मंत्रालय। पेंशन, ऊर्जा और अंतरिक्ष तीनों ही बातों को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? काली है, लाल है, लेटेराइट है, जलोढ़ है? तो साथियों सर्वाधिक उपयोगी भारत के लिए जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में जितनी भी फसलें होती हैं सर्वाधिक फसलें जलोढ़ मिट्टी में होती हैं। जैसे गेहूं है, मुख्य मुख्य फसलें इसी मिट्टी में होती हैं साथियों। जलोढ़ मिट्टी हमारे लिए उपयोगी है। और ये बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी जो है ये भी इंपॉर्टेंट लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि इसमें कपास की खेती करते हैं। काली मिट्टी में कपास के लिए बहुत उपयोगी है काली मिट्टी। दोनों ही बातों को नोट करके रखना है। चलिए अपने मस्तिष्क में। अगला प्रश्न, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क की बात करें साथियों, तो दुधवा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में स्थित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में दुधवा एकमात्र फेमस और नेशनल पार्क है दुधवा उत्तर प्रदेश का। बात कर रहे अगले प्रश्न की साथियों नेक्स्ट, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? साथियों जो अरावली पर्वत है, याद रखना है सबसे बात, पहली बात जो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं ये राजस्थान साइड में मिलती हैं और ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत है। और नवीनतम की बात करें तो नवीनतम हमारी जो उत्तर दिशा में, क्योंकि हिमालय है, हिमालय हमारे नवीनतम है और हमारे पश्चिम में सबसे जो प्राचीनतम वो कौन से? अरावली है। अब बात करते हैं इसकी चोटी, तो उसका नाम है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जो कि सबसे ऊंची है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे कह रहा है कि सभी को सही सुमेलित करना है। अब हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, ये हमारा राइट आंसर है। हरिप्रसाद चौरसिया हमारे बांसुरी वादक है। बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वादक है, यानी कि हमारा बी तो गलत हो गया भाई साहब। बिस्मिल्लाह खां जो है इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह कहते हैं और इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, इसलिए हमारा ये तो गलत है, शहनाई वादक है। बात करते हैं अमजद अली खान, ये हमारे तबला वादक नहीं है, ये हमारे सरोद वादक है, यानी कि ये भी हमारा गलत हो गया। अमजद अली खान सरोद वादक है। और तबला वादक की बात करें, तबला वादक कौन है? तो तबला वादक खान पंडित रवि कुमार शर्मा, और एक नाम और है फेमस जाकिर हुसैन, ये सब कौन है? तबला वादक है। बात करते हैं जाकिर हुसैन हमारे तबला वादक है, ना कि शहनाई वादक, तो हमारा ये भी गलत है। तो हमारा पहला ही आंसर इसमें सही है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करूंगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है हमारे क्या हैं? ये हमारे शहनाई वादक हैं। अमजद अली खान हमारे सरोद वादक हैं। जाकिर हुसैन हमारे क्या है? ये हमारे तबला वादक हैं। पंडित रवि कुमार शर्मा भी तबला वादक। इन सभी बातों को नोट कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक प्रश्न और आपके सामने आ गया कि सही सुमेलित कौन सा है। देखिए
जाकिर हुसैन में अभी आपसे कहा था ये कौन है, ये हमारे फेमस तबला वादक हैं, तो हमारा पहला आंसर गलत हो गया। अब बात करें पंडित रवि कुमार शर्मा। दोस्तों पंडित रवि कुमार शर्मा जो हम बात करके आए हैं, ये भी क्या है, ये भी तबला वादक। इन दोनों का नाम याद रखिए, जाकिर हुसैन और पंडित रवि कुमार शर्मा, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, दोनों ही तबला वादक हैं दोस्तों। पंडित रवि शंकर और जाकिर हुसैन दोनों ही तबला वादक। बात करते हैं हरि प्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक है, ना कि मोहन बीड़ा। ये हमारा गलत होगा ये भाई, ठीक है, तीनों ही गलत हो गए। अब बात करते हैं अमजद अली खान। तो अमजद अली खान जो हैं हमारे सरोद वादक हैं, और हरि प्रसाद चौरसिया हमारे बांसुरी वादक हैं। दोस्तों आशा कर पा रहा हूँ कि शायद आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को। मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि जगह बहुत कम है, इसलिए डिवाइस में जगह नहीं है लिखने के लिए, इसीलिए मैं आपको बोलकर ही समझाता हूँ। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए आप समझ पा रहे हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी हिंदी हमारे लिए क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा होगी, या फिर प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी, या फिर भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, या फिर केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच की संचार की भाषा होगी। आप जानते हैं हमारी राजभाषा के राष्ट्रभाषा भी कहते हैं कभी भी, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारे भारत के संविधान में हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा भी कहा गया है। ये इसका जो उल्लेख है संविधान में आर्टिकल 343, दोस्तों अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 343 में इसका उल्लेख दिया गया है। इन सभी बातों को नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का नाट्य शास्त्र है। तो ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों, लिख के दे रहा हूं, एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है इसकी। देखिए यक्षगान जो है ये कहाँ का है, ये हमारा कर्नाटक का एक फेमस है यक्षगान, क्योंकि एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछा गया होगा। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ का फेमस छऊ डांस जो है, इसको हाल ही में नवीनतम 9वें नंबर का क्लासिकल डांस बनाया है। कौन सी का, 9वीं नंबर का क्लासिकल डांस बनाया गया है। बात करते हैं महाराष्ट्र की साथियों, हाल ही में महाराष्ट्र की आते हैं, यहाँ पर लावड़ी इसका फेमस है, लावड़ी याद रखिए, इसका महाराष्ट्र का लावड़ी बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है नेक्स्ट। देखिए शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जानते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ऑप्शन ए वाल्मीकि, भारतियार, तिरुवल्लुवर, कालिदास। तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं कालिदास को, बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अब मैं आपसे बात करूं रामायण किसने लिखी, तो आप जानते हैं वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था, ये आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, नुआखाई त्योहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाते हैं। तो नुआखाई जो है वो कहाँ का है, ये फेमस ओडिशा का है। और ओडिशा के जो फेस्टिवल कौन कौन से हैं, धानु यात्रा बहुत फेमस है, रज पर्व, रज पर्व भी यहाँ का है, और ये नुआखाई, तीनों ही बहुत फेमस है, धानु यात्रा, रज पर्व और नुआखाई, ये सब ओडिशा की हैं साथियों। असम की बात करें, असम का बिहू फेमस है, फत्रिया वहाँ का नवीनतम क्लासिकल डांस है असम का, बिहू, बागरुम्बा, भोरताल, ये सभी यहाँ के फेमस फोक डांस है। और क्लासिकल डांस की बात करें नवीनतम, तो यहाँ का असम का कौन सा है, सत्रिया डांस है। बात करते हैं पंजाब की, तो साथियों पंजाब में कौन कौन से हैं, यहाँ का गटका फेमस मार्शल आर्ट है, पंजाब का गटका, गटका यहाँ का मार्शल आर्ट है पंजाब का फेमस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से इसका विकास हुआ है। तो इसका राइट आंसर है सत्रिया, जो सत्रिय डांस है, जो कि हमारा नवीनतम क्लासिकल डांस है। और याद रखना ये असम के वैष्णव मठों से इसका विकास हुआ है, विकसित हुआ है। बात करते हैं कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का एकल नृत्य है कुचिपुड़ी। बात करें भरतनाट्यम, ये कहाँ का है सर, ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। बात करें मोहिनीअट्टम, ये कहाँ का, ये केरल का डांस है, केरल का, ठीक है। और ये याद रखना है केरल, और ये भगवान विष्णु के लिए बहुत फेमस है, और इसी डांस के जरिए से भगवान विष्णु ने भस्मासुर को भस्म किया था। बात करते हैं भरतनाट्यम की, तो इसको जो अलारी नाम है, अलारी कट्टू कहते हैं, वो इसी के नाम में आता है, अलारीपू कहते हैं, अलारीपू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में
किसे जाना जाता है? तो भारत के संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही प्रारूप समिति की हेड थे। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इस बात को। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पहले भारत के प्रेसिडेंट थे, याद रखना। चलिए महात्मा गांधी की बात करते हैं। इनका जन्म होता है 30 जनवरी 2 अक्टूबर 1969 में। 2 अक्टूबर 1969 में जन्म होता है इनका। 1869। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु होती है और नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो देश बंधु की जो उपाधि वो किसको मिली है? वो मिली है चित्तरंजन दास को। देश के बंधु के नाम पे जानते हैं चित्तरंजन दास। बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं बहुत फेमस हैं। इनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी याद रखिए, फर्स्ट नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में एक परत होती है, परत तो बहुत सारी है लेकिन उनमें से एक परत होती है जिसका नाम है समताप मंडल। और समताप मंडल में एक ऐसी लेयर होती है जहां पर, जिसका नाम है ओजोन परत। ओजोन परत जो है हमारा, जो मान लीजिए सूर्य है ऊपर से, और सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती हैं ये हमारी जो कि हानिकारक होती हैं, और ये परत जिसका नाम है हमारा ओजोन परत। और जो हानिकारक जो होती है उनका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस होती है, इससे हमें बचाने में सहायता करती है ओजोन परत। ठीक है, इसीलिए हम हर साल 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल मात्र इसमें से गेहूं नहीं है। गेहूं जो है रबी की फसल है, और बाकी ये तीनों जो हैं गन्ना, कपास, चावल, ये सब खरीफ की फसल है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारी जीएस फिनिश होगी, हिंदी। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग को। पहला प्रश्न पहले पढ़ते हैं। राजीव ने अनुज से कहा, वो लड़का जो फुटबॉल से खेलता है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। राजीव फुटबॉल से खेलने वाले लड़के से, इसको पहले सॉल्व करने का तरीका देखो। राजीव ने अनुज से कहा, एक जगह बनाओ राजीव यानी कि आर, एक तरफ बनाओ अनुज ए। ठीक है, बना लिया जी सर। अब वह लड़का जो फुटबॉल से खेलता है, ठीक है, वह लड़का जो फुटबॉल से खेलता है वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों। अब ध्यान से देखिए, वह लड़का जो फुटबॉल से खेलता है, मान लीजिए लड़का कोई है, मेरे पिता, अब इसके पिता बनाओ, पहले प्लस चिन्ह लगाओ। ठीक है, अब पिता की पत्नी, यहाँ पर पत्नी बनाओ, माइनस लगाओ डैश करके, कि बेटी के 2 भाई। अब पत्नी की बेटी यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मेरे पिता की पत्नी की बेटी, यहाँ पर बेटी लगानी तो इसकी बहन होगी, नहीं होगी जी सर, यहाँ पर बहन लगाइए। ठीक है, उसके बाद 2 भाइयों में, अब इसके 2 भाई होंगे, यहाँ पर 2 भाई बनाइए। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है सबसे छोटा है, छोटा है, तो राजीव फुटबॉल से खेलने वाले लड़के से, तो भाई इसका राइट आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है हमारा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज के यहाँ पर क्लोज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसको और कर लेते हैं, ये बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर कम लिखना पड़ेगा, मैं स्क्रीन पर नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ पर कोई पेन वेन नहीं लिखे इसलिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये कह रहा है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वो शब्दकोश में होते हैं। देखिए पहले स्थान पर डब्ल्यू ए, यहाँ पर डब्ल्यू ए आर पी क्यू आर एस, तो हमारा पहला 5वें नंबर का आएगा यहाँ पे, तो 5। ठीक है, आर पहले आती है इस वजह से। अब एक आएगा 5,1। ठीक है, उसके बाद अब हमको देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर 5,1 इसमें, 5,1 इसमें है साथियों, हाँ है बिल्कुल। अब उसके बाद हमें 1-2 ऑप्शन और चार्टने देखिए यहाँ पे। अब हम देखना है इसमें भी 3-3, तो 3 तो पहले लगाएंगे। अब देखेंगे हम कौन कौन सा और मिल रहा है इसमें। यहाँ पर WRO है, WI है, तो पहले आई आता है तो यहाँ पे 3 आएगा, 5,1,3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब बात करते हैं, अब बची हमारे पास 2 ऑप्शन। अब देखते हैं 5,1,3 हो गया जी सर। अब WOR इसमें, WOPQRST, यानी कि 2 हमारा पहले आएगा। ठीक है, तो 2 किसमें, 2 इसमें आ रहा है पहले में, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, या फिर सॉरी PQRST KLMNO, ओ वहाँ सही है हमारा बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही बंद करेंगे। जय हिंद, जय साथियों।
हमारे पास बड़ी स्क्रीन नहीं है, वरना हम आपको समझा सकते थे। छोटी स्क्रीन की वजह से इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं और आज के लिए जीएस और हिंदी से ही काम चला लीजिए। मैं आपके लिए कुछ प्रयास करता हूं जिससे कि मैं आपको लिखकर समझा सकूं। जय हिंद जय भारत। सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम आपको एक डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकें। जय हिंद जय भारत।